हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है? टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहन के जो अग्रदीप है यानी हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, क्यों किया जाता है इसका प्रयोग? ताकि हमें प्रकाश का एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त हो। ठीक है, तो प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तब जाके हमें, इसके लिए हमें किसका प्रयोग उपयोग ला रहे हैं हम दैनिक जीवन में? अवतल दर्पण का। और कहाँ पर ला रहे हैं? टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट में। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। एक किरण आरेख के द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। माना ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक रफली डायग्राम के थ्रू आपको समझा रही हूँ। ये है हमारा एक अवतल दर्पण, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। इसमें मैंने एक मुख्य अक्ष भी खींच दी। चलो, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक मुख्य अक्ष भी खींच दी। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? जो गहरी वाली साइड है वो। मैंने इस तरीके से एक रफली डायग्राम के थ्रू बता दिया, ये मैंने खींच दी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे एक प्रकाश है, माना जो टॉर्च में क्या होता है, अंदर से बल्ब यूज होते हैं ना, तो जो बल्ब है वो मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, उसे रखा मैंने दर्पण के फोकस पे लगभग रखा। तो दर्पण के फोकस में मैंने एक प्रकाश पुंज इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या होंगी? प्रकाश किरणें निकलेंगी ना, इस तरीके से। तो देखो, अगर जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होके गुजरती है, तो वो कहाँ से जो दर्पण, अवतल दर्पण है, उसके परावर्तक पृष्ठ से टकराएंगी इस तरीके से। और टकराने के बाद वो कहाँ से निकलती हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। तो इस तरीके से ये किरणें क्या हो जाएंगी? समांतर निकलेंगी। ऐसी एक प्रकाश किरण यहाँ से आई, फोकस से आई, फोकस से यहाँ पे दर्पण पे टकराई और टकराने के बाद क्या हुई? इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। और मुख्य अक्ष के समांतर यानी किरणें क्या होंगी? आपस में समांतर होंगी। इस तरीके से बहुत सारी किरणें यहाँ पे निकलेंगी और निकलने के बाद क्या करेंगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से निकलेंगी। ये मैंने आपको एक रफली डायग्राम के थ्रू समझा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या होगा? यहाँ पे एक समांतर किरण पुंज प्राप्त होगा। तो यही है कि यहीं पे इसी तरीके से हमारे टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, इसी वजह से क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हमें टॉर्च में ये किरण पुंज प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको बता रखा है, ये मैंने एक टॉर्च बना रखा है। यहाँ पे देखो अवतल दर्पण कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे। और जो यहाँ पे बल्ब लगा है वो कहाँ पे रखा है? दर्पण के मुख्य फोकस पे है माना। ठीक है, दर्पण के मुख्य फोकस पे होगा। तो जब भी कोई प्रकाश किरण, हमने उत्तल अवतल दर्पण में ये केस पढ़ रखा है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होके जाती है और दर्पण का जो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है उसे टकराती है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी। ठीक है, तो ये जो किरणें हैं आपस में इस तरीके से समांतर निकलेंगी। कुछ किरणें तो इस तरीके से सीधे चली जाएंगी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वो सीधे उसी मार्ग पे इस तरीके से जा रही है, तो वापस उसी मार्ग से वापस भी आ जाती है। ये भी हमने पढ़ा है। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है, अगर कोई प्रकाश किरण, माना ये जो बल्ब है, इसे कहाँ पे रखेंगे? फोकस पर। फोकस से जितनी भी किरणें जाएंगी वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएंगी और टकराने के बाद क्या जाती हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। तो इस तरीके से हमें ये जो टॉर्च है या हेडलाइट है या सर्च लाइट है, यहाँ पे हमें इस तरीके से एक प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। किसका? समांतर किरणों का एक प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको पहला उपयोग समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग हम टॉर्च में करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, जो दूसरा उपयोग है दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का, वो क्या है? चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, जो शेविंग मिरर होते हैं, यानी जो शेविंग के लिए जो दर्पण यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं? अवतल दर्पण ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसमें क्यों किए जाते हैं? ताकि हम अपने जो चेहरा है उसका प्रतिबिंब बड़ा देख सके। ठीक है, तो आपने देखा होगा अवतल दर्पण में हमने जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो वस्तु के साइज से बड़ा है। ठीक है, तो देखो
इस टेबल के माध्यम से हम अच्छे से समझ सक रहे हैं। देखो यहाँ पे जो प्रतिबिंब का साइज़ है, यहाँ पे जब वस्तु अनंत पे है तब तो हमें छोटा साइज़ ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन देखो जैसे जैसे हम अवतल दर्पण की ओर यानी नज़दीक जा रहे हैं तो हमें देखो थोड़ा छोटा, उसके बाद वस्तु की साइज़ के बराबर हमें एक जगह प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, उसके बाद एक बड़ा प्रतिबिंब और अत्यधिक बड़ा, और उसके बाद फिर हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो देखो 3 केस में हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, बड़ा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, हमें बड़े साइज़ का प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारे डेली लाइफ में, वो हो रहा है हमारा जो शेविंग मिरर है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका तीसरा उपयोग भी देख सकते हैं, जहाँ पे है जो दंत विशेषज्ञ, जो भी डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो ताकि वो क्या कर सके, मरीजों के जो दांत हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, वो मैंने किस तरीके से हम देख रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया कि अवतल दर्पण में हमें 3 केस ऐसे हैं जहाँ पे हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो वहाँ पे हमारा किसका, कौन से दर्पण का यूज़ होता है, अवतल दर्पण का यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो सोलर भट्टियाँ होती है, जो सोलर भट्टियाँ होती हैं वहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है उसको केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम कैसे समझेंगे, जो 4th पॉइंट है कि सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अवतल दर्पण खींचा। अब यहाँ पे देखो सूर्य का प्रकाश अगर इस दर्पण पे, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से मुख्य अक्ष भी खींच दी, एक रफ डायग्राम के थ्रू ही आपको बता रही हूँ। ये मैंने अवतल दर्पण खींचा और ये मुख्य अक्ष भी खींची। ठीक है, अब देखो सूर्य का प्रकाश अनंत से आ रहा है और वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अनंत से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ये हमने फर्स्ट केस में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण जो अनंत से आती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो टकराने के बाद कहाँ से होके जाती है, दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है। तो ये सारी प्रकाश किरणें, जितनी भी जो प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, ये कहाँ पे, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, सब दर्पण का जो मुख्य फोकस है वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी वजह से जो सौर भट्टियाँ होती हैं वहाँ पे हमारे सोलर लाइट को एक जगह पे केंद्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी लाइटें क्या आ जाएंगी, एक साथ केंद्रित हो जाएगी। तो इसलिए भी हमारा क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये अवतल दर्पण के उपयोग अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियो में दोबारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।